नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की और इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे और इस दौरान उन्होंने कई बड़ा बयान दिया। कहा कि सरकारी योजनाओं का फायदा किसानों, गरीबों और युवाओं तक नहीं पहुंच पाता था, लेकिन सीएम योगी ने कहा कि एक तरफ अराजकता और कुशासन था तो दूसरी तरफ हिंदू समाज 500 सालों की गुलामी से आज़ाद होने के लिए तरस रहा था और उसी समय उन्होंने उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली। जब वो काम कर रहे थे तो उन्हें अस्थिरता करने की साजिश भी रची गई। जब राम जन्मभूमि आंदोलन अपने चरम पर पहुंचा तो राम भक्तों की भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्होंने अपने आराध्य भगवान राम के लिए अपनी सत्ता तक कुर्बान करने में जरा भी संकोच नहीं किया। 1991 में जब उन्होंने उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली थी, उत्तर प्रदेश में अव्यवस्था थी, अराजकता थी, गुंडागिर्दी थी, आतंकी गतिविधियां सिर उठा रही थी। शासन की योजनाओं का लाभ गांवों को, गरीबों को, किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को नहीं मिल रहा था। एक ओर अराजकता थी, कुव्यवस्था थी और दूसरी ओर 500 वर्षों की गुलामी को दूर करने के लिए छटपटा रहा हिंदू समाज। उन स्थितियों में बाबूजी ने उत्तर प्रदेश की कमान अपने हाथों में ली थी। पहली भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार और उन्होंने जब कार्य प्रारंभ किया तो कुछ ही महीनों में हर उत्तर प्रदेश वासी के मन में एक विश्वास सुदृढ़ होने लग गया था कि उत्तर प्रदेश अब सुशासन की ओर चल करके विकास के एक नए सोपान को चूमेगा। धर्म और संस्कृति की नगरी काशी के सिगारा स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शनिवार को 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का शानदार शुभारंभ हुआ। देश के प्रधानमंत्री और वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली जुड़कर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज देश टीम भावना के साथ आगे बढ़ रहा है। इसके साथ उन्होंने कहा कि वॉलीबॉल केवल एक खेल नहीं बल्कि संकल्प शक्ति का प्रदर्शन है। 2014 के बाद से भारत हर खेल में परचम लहरा रहा है और हमारी सरकार ने खेल बजट में भारी बढ़ोतरी की है। उन्होंने खेलो भारत नीति 2025 का जिक्र करते हुए कहा कि इससे खेलों में पारदर्शिता आएगी और खिलाड़ियों को बेहतर काम भी मिलेगा। इसके साथ उन्होंने उद्घाटन समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की प्रेरणा से आज खेलो इंडिया के माध्यम से देश में खेलों का नया स्वरूप दिख रहा है। यूपी में भी ग्राम स्तर पर खेल प्रतिभाओं का निखारा जा रहा है। ऐसे में कार्यक्रम में यूपी वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और महापौर अशोक तिवारी भी मौके पर मौजूद रहे। ये हम आसाम टीम से आए और अच्छा लग रहा है इधर आके। हमारे सीएम योगी जी ने इतना हमें मतलब अच्छी बातें बताई और हमारे प्रधानमंत्री जो है मतलब इतने अच्छे से हमें इतना फैसिलिटीज मिल रहा है, खाना पीना सब, और इतना मतलब अच्छे स्टेज पे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म में आके खेल के ये मतलब पोजीशन मिल के। मेरा तो फर्स्ट टाइम है नेशनल, बाकी हमारे टीम मेंबर्स आ चुके हैं खेलने के लिए। वॉलीबॉल पहले मैच हो रहा है काशी में। हाँ, काशी में हो रहा है। काशी में क्या अनुभव मिला अभी तक में देखा तो आपने क्या? पहले तो हम लोग बनारस आना चाहते थे बहुत दिनों से, खुद से भी आना चाहते थे खेलने के लिए, नहीं भी तो ऐसे, पर खेल की तरफ से आए तो और भी अच्छा लगा। और साल के पहले दिन तो
मतलब हम लोग यहाँ है, अपना घर सब फैमिली छोड़ के। तो कब से मैच स्टार्ट कर रहे हो? मैच आज है हमारा ओपनिंग मैच। लद्दाख से आई हूँ और हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और ये हमारा टीम है लद्दाख का। और यहाँ पर अगर लद्दाख के साथ कंपेयर करें तो थोड़ा गर्मी है, मतलब वहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। आज आप लोग को मोदी जी ने भी संबोधित किया है, योगी जी ने भी उद्घाटन किया है, आज इस मैच का उद्घाटन हुआ है। कब आप लोग का मैच है और क्या? हमारा मैच कल से स्टार्ट हो रहा है और मैं कहूँगी कि हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है अपना परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। हालांकि हमारे यहाँ पर इतना फैसिलिटीज़ तो नहीं है, कंपेयर करेंगे बाहर से, दूसरे स्टेट से कंपेयर करेंगे, बट कॉन्फिडेंस है कि अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे। सर बहुत अच्छा लग रहा है, हमें यहाँ पर आके बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और बहुत सारे बाकी स्टेट के प्लेयर्स से मिलने का मौका मिल रहा है। और यहाँ आकर हमें बहुत कुछ मतलब देखने को भी मिल रहा है और बहुत अच्छा भी लग रहा है सर। काशी में पहली बार आया है? हाँ सर, पहली बार। काशी में घूमे हो? काशी का घाट है, काशी का चीजें है, कैसा? अभी तक तो ज्यादा नहीं घूमे सर, बट ऐसे नॉर्मली जैसे हम देख रहे हैं अभी, तो फिर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत न्यू एक्सपीरियंस। मैं 72वें नेशनल चैंपियनशिप के अवसर पर आए हुए सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि माननीय मोदी जी ने इस प्रतियोगिता में उद्घाटन में वर्चुअली जुड़ करके हम सबको आशीर्वाद दिया, खिलाड़ियों का आशीर्वाद दिया, पूरे देश के खिलाड़ियों का आशीर्वाद दिया। और सबसे बड़ी बात यह कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए बजट कई गुना बढ़ाया। सरकारी नौकरियों में सीधे उच्च पदों पर लिए जा रहे हैं खिलाड़ी। और आज जो ये वॉलीबॉल प्रतियोगिता है, ये काशी की धरती पर उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के लिए मैं कह सकता हूं कि रामबाण साबित होगी। और बड़ी संख्या में खिलाड़ी यहाँ देख भी रहे हैं, प्रतिभाग भी कर रहे हैं और नई ऊर्जा का संचय लेकर के यहाँ से जा रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पूरे प्रदेश में अवैध पार्किंग और सड़कों पर होने वाली वसूली पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है। लेकिन फिरोजाबाद के टुंडला चौराहे पर मुख्यमंत्री के इन सख्त आदेशों को ठेंगे पर रखा जा रहा है और इसके साथ ही यहां पर ठेका पार्किंग के नाम पर दबंगों और ऑटो चालकों से सरेआम अवैध वसूली की जा रही है, जिसे परेशान होकर आज सैकड़ों ऑटो चालकों ने तहसील मुख्यालय पर धावा बोल दिया। एकजुट होकर टुंडला तहसील पहुंचकर ऑटो चालकों ने अधिकारियों को अपनी व्यथा सुनाई। चालकों का आरोप है कि टुंडला चौराहे पर कुछ दबंग खुद को पार्किंग ठेकेदार बताकर जबरन पैसे की वसूली करते हैं और जब कोई चालक पैसे देने से मना करता है तो उसके साथ मारपीट की जाती है और गाली गलौज कर डराया धमकाया जाता है। पीड़ित ऑटो चालकों ने बताया कि वसूली करने वाले दबंगों के हौसले इतने बुलंद है कि वो खुलेआम बड़े अधिकारियों का नाम लेते हैं। उनका कहना है कि ऊपर तक हिस्सा जाता है और कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इस अवैध वसूली के कारण गरीब ऑटो चालकों के सामने रोजी रोटी की संकट भी खड़ा हो गया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि प्रदेश की सड़कों पर किसी भी प्रकार की अवैध वसूली या फिर गुंडा टैक्स बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके बावजूद भी टुंडला में दबंगों का ये नेटवर्क पुलिस और प्रशासन की नाक के नीचे फल फूल रहा है। पीड़ित जो है ऑटो चालकों ने बताया कि हमें दिन भर मेहनत करके 2-4 पैसे कमाते हैं, लेकिन ये दबंग आकर जबरन पैसे छीन ले जाते हैं। विरोध करने पर मारपीट होता है और हमें यहाँ पर न्याय मांगना है। ऑटो चालकों की भारी भीड़ और आक्रोश के देखते हुए तहसील प्रशासन ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है। चालकों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्दी इन दबंगों पर कार्रवाई नहीं हुई और अवैध वसूली बंद नहीं की गई तो वो बड़े स्तर पर चक्का जाम और आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि फिरोजाबाद से खबर है, जहां पर बड़ा मामला सामने आया है और इस खबर से फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता अर्चित शर्मा जुड़ चुके हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि बड़ा मामला आया है लगातार अवैध वसूली को लेकर, जहां सरकार पूरी तरह से बंद होने की बात कर रही है। ऐसे में अब ये बड़ा मामला उजागर हुआ है। अर्चित, क्या कुछ अपडेट है? अनिता, मैं आपको बता दूं, यूपी सरकार की इस तरह वसूली पर पूरी तरह से रोक है और दूसरी तरफ ये मामला थाना टुंडला चौराहे का है, यहाँ पे ठेके के नाम पर वसूली की जा रही है ऑटो चालकों से। तो इस तरफ से प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है अर्चित? ऑटो चालक सभी एकजुट होकर एसडीएम के पास पहुंचे हैं। वहां उन्होंने पूरी संज्ञान मामले को पूरा लिखित तौर पे दिया है और
जांच कमेटी एक तरीके से बैठा दी गई है, आखिर ये चौथ वसूली दबंगों द्वारा क्यों की जा रही है ऑटो चालकों के साथ। बिल्कुल, और ऐसे में ऑटो चालकों ने एक तरह से चेतावनी भी दे दी है कि अगर बड़े स्तर पर कार्रवाई नहीं हुई और जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में वो चक्का जाम करेंगे। उन्होंने लगातार इस तरीके की शिकायत करने के बाद ये अवगत कराया है कि हम जाम की संभावना उत्पन्न करेंगे और अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम आगे और भी धरना प्रदर्शन चीजें करेंगे। लेकिन इतने समय से यहाँ पर लगातार दबंगई होते हुए देखा जा रहा है, तो अभी तक कार्रवाई नहीं होने के पीछे का कुछ कारण पता चला है क्या अर्चित? इस मामले में अवगत भी मतलब प्रशासनिक से अधिकारियों से भी बात हुई, उन्होंने कहा है कि मामले की जांच चल रही है और इसमें एक मतलब कार्रवाई की जाएगी। जो भी दबंग है इस तरीके की चौथ वसूली का कर रहे हैं तो उनके खिलाफ FIR कर कार्रवाई की जाएगी। चलिए, तमाम जानकारी और जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया अर्चित। और ऐसे में खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बिजनौर से है। बिजनौर जनपद के थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया है जब गन्ना सेक्टर से लौट रहे एक युवक किसान की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। और इस सनसनीखेज वारदात से गांव में दहशत का माहौल है और परिजनों का में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि युवक अपने गन्ना तौलाने के लिए सेंटर पर पहुंचा था और जब वो गन्ना डालकर वापस घर लौट रहा था तभी अज्ञात हमलावरों ने उसे रास्ते में घेर लिया और गोली मार दी। गोली लगने से राहुल की मौके पर ही मौत हो गई और घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस के साथ साथ पुलिस अधीक्षक भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ऐसे में मामले की गंभीरता को देखते हुए SP ने आरोपियों को धरपकड़ के लिए कई टीमों का गठन किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है। पुलिस साजिश के तहत सभी पहलुओं पर बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है। ऐसे में आश्वासन दिया गया है कि जो भी आरोपी होगा उसे जल्द ही सलाखों के पीछे किया जाएगा। राहुल नाम का युवक, उम्र लगभग 28 वर्ष, वो जो है गन्ना जो सेंटर है वहाँ से वापस लौट रहा था। उस समय जो है उसकी हत्या के संबंध में एक सूचना मिली, जिस पर तत्काल जो है सभी ऑफिसर्स द्वारा मौके पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। परिजनों से वार्ता करके उनके साथ बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है और ऐसा लग रहा है जैसे एक ही गोली मारकर उसकी हत्या की गई। तत्काल इस घटना के अनावरण के लिए अभी जो है मल्टीपल टीम्स लगाई गई हैं और यथाशीघ्र घटना का अनावरण किया जाएगा। अब इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी 3 टीमें इस पर लगाई गई हैं और यथाशीघ्र घटना का अनावरण किया जाएगा। राहुल। तो वहीं पीलीभीत में जिले में पुलिस ने VIP कल्चर और फर्जी रुतबा दिखाने वालों के खिलाफ सख्त अभियान छेड़ दिया है। बता दें कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान ऐसी कई संदिग्ध कारों को पकड़ा है जो न केवल यातायात नियमों की धज्जियां उड़ा रही थी बल्कि अवैध रूप से भारत सरकार के नाम का इस्तेमाल कर रही थी। चेकिंग के दौरान पुलिस की नज़र एक लग्जरी गाड़ी पर पड़ी। गाड़ी को देखते हुए स्थानीय पुलिसकर्मी भी हरकत में आ गए और गाड़ी पर नियमों के खिलाफ जाकर कई बदलाव भी किए गए थे। गाड़ी पर अवैध रूप से भारत सरकार का बोर्ड लगाया गया था ताकि चेकिंग से बचा जा सके और रुतबा दिखाया जा सके। गाड़ी पर नियम अनुसार नंबर प्लेट नहीं लगी थी और कार में अवैध रूप से हूटर लगाया गया था और शीशे पर काली फिल्म चढ़ी हुई थी जो कि पूरी तरह से प्रतिबाधित है। पुलिस ने जब गाड़ी को रोककर कागजात मांगे तो बोर्ड के बारे में पूछताछ की गई तो सच्चाई सामने आई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए गाड़ी का 32,500 रुपए का भारी भरकम चालान काट दिया है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि सड़क पर फर्जी तरीके से VIP बनकर घूमना अब महंगा पड़ेगा। नियम सभी के लिए बराबर है और किसी को भी सरकारी नाम का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा में पुलिस ने जाली भारतीय मुद्रा बनाने और उन्हें बाजार में खपाने वाले एक शातिर अंतरजनपदीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश में कोतवाली नगर पुलिस और SOG के संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने कोतवाली नगर क्षेत्र में घेराबंदी की और महोबा रोड की ओर से आ रहे 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस को देखकर वो भागने लगे, जिन्हें घेराबंदी कर मौके पर ही पकड़ लिया गया। इसके बाद से पुलिस ने इनके पास से 1 लाख की नकदी भारतीय मुद्रा बरामद की है और चौंकाने वाली बात ये रही कि बरामद हुए सभी नकली नोटों पर एक ही सीरियल नंबर अंकित थे और इसके बाद से गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस ने नकली नोट बनाने का पूरा सेटअप बरामद कर लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि वो असली 500 के नोट को स्कैन कर और कई तकनीकी सामग्रियों का उपयोग करके हूबहू नकल तैयार करते थे और इनका इरादा इन नोटों को भीड़भाड़ वाले बाजारों में खपाने का था ताकि किसी को शक न हो। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों की पहचान कर ली गई है। तो वहीं पुलिस अब पूरे मामले की नेटवर्क को भी तलाश रही है ताकि इस बड़े नेटवर्क का पुलिस जल्द से जल्द खुलासा कर सके। जनपद बांदा के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति द्वारा नकली नोटों का
प्रयोग किया जा रहा है मार्केट में। सूचना के मिलते ही थाना कोतवाली नगर की पुलिस ने उस व्यक्ति को अपनी गिरफ्त में लिया और उससे पूछताछ की। पूछताछ के दौरान ऐसे तथ्य प्रकाश में आए कि 4 व्यक्तियों द्वारा अपने घर में नकली नोट प्रिंट किए जा रहे हैं। थाना कोतवाली नगर और एसओजी की संयुक्त टीम्स ने इस मामले में 2 अभियुक्तों को अरेस्ट किया है और उनसे पूछताछ से काफ़ी बातें सामने आई और उसके आधार पर बरामदगी भी की गई। उन अभियुक्तों के घर से 1,12,500 रुपये नकली इंडियन करेंसी के बरामद किए गए और साथ ही मौके से प्रिंटर, स्कैनर, इंक, डाई इत्यादि जिसका प्रयोग वो करते थे नकली करेंसी को प्रिंट करने में, उनकी भी बरामदगी की गई है। अन्य 2 अभियुक्तों को अरेस्ट करने के लिए भी टीम गठित कर ली गई है और एफआईआर भी इस मामले में पंजीकृत कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा में एसओजी व नगर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल के निर्देशन पे अपराध व अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई के चलते आज 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। यह अभियुक्त बांदा शहर में नकली नोटों का व्यापार करने आए थे। पुलिस को जब सूचना मिली तो पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। यह दोनों अभियुक्त राजाराम व राहुल महोबा जनपद के रहने वाले हैं। वहीं पुलिस ने इन अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के बाद इनके पास से प्रिंटर, इंक, पीवीसी शीट, बोनासाई व पेपर व एंड्रॉयड मोबाइल बरामद किए हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि इनके पास से 1,12,500 रुपये नकली नोट भी बरामद हुए हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल का कहना है कि यह पता लगाया जा रहा है कि यह नोट बनाने की मशीन कहां से लेकर के आए थे, इनके पीछे कौन सा गिरोह है। वहीं पूरी तरीके से पुलिस, बांदा की जो पुलिस है वह पूरी तरीके से जाँच में जुट गई है। बांदा से डेली 24 भारत के लिए अल्तमश हुसैन की रिपोर्ट। तो वहीं हमीरपुर में बहुजन समाज पार्टी द्वारा सुमेरपुर कस्बे के त्रिवेणी मैदान में देश की प्रथम महिला शिक्षिका और महिला सशक्तिकरण की प्रतीक माता सावित्रीबाई फुले का जयंती मनाया गया और ऐसे में इस अवसर पर पर्यटक जो है कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किया और उन्हें नमन किया। बसपा जिला अध्यक्ष छोटेलाल वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए। कार्यक्रम के दौरान माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे के नारे मैदान में गूंज उठे और वक्ताओं ने उनके जीवन संघर्ष पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों के लिए जो मशाल जलाई वो आज भी करोड़ों महिलाओं को प्रेरित कर रही है। जयंती समारोह के दौरान बसपा पदाधिकारियों ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति पर भी चर्चा की। और ऐसे में खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी हमीरपुर से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है। राठ क्षेत्र में के खेतों में जहरीली दवा डालकर मासूम पक्षियों का सामूहिक वध किया जा रहा है। पर्यावरण के रक्षकों पर हुए इस हमले पर पूरे इलाका सहम गया है और आसमान सूना होता जा रहा है। बता दें कि खेतों में इन दिनों हरियाली नहीं बल्कि पक्षियों की लाशें बिखरी नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों द्वारा अपनी फसल बचाने की ये शिकार के उद्देश्य से खेतों में अनाज के साथ जहरीली दवा का छिड़काव किया गया है। इसे चुंगते ही एक के बाद एक पक्षी जो है वो तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ये केवल पक्षियों की मौत नहीं बल्कि पर्यावरण पर बड़ा प्रहार है। एक ओर सरकार पर्यावरण संरक्षण की बात कर रही है तो वहीं दूसरी ओर बेखौफ शिकारी और स्वार्थी लोग जहर फैलाकर परिस्थिति को तंत्र की तबाह कर रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में पक्षियों की दर्दनाक मौत के बावजूद स्थानीय प्रशासन और वन विभाग मौन साधे हुए है। और खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां पर जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष देखने को मिला है। पुरानी रंजिश और जमीन के टुकड़े को लेकर हुए विवाद में दबंगों ने मर्यादाओं को ताक पर रखते हुए एक युवक पर तबातोड़ फायरिंग कर दी और इस घटना में एक युवक गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि 2 अन्य लोगों की लाठी डंडों से पीट कर लहूलुहान कर दिया गया। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में लंबे समय से तनाव चल रहा था और विवाद इतना बढ़ा कि एक पक्ष के दबंगों ने असला निकाला और फायरिंग शुरू कर दी। गोली चलने की आवाज से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। गोलीबारी के साथ साथ दबंगों ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से हमला भी बोला। मारपीट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को आनन फानन में स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद से गंभीर हालत देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। थाना क्षेत्र नैमिषारण के अंतर्गत ग्राम अजीजपुर में जमीनी विवाद को लेके 2 पक्षों में, जिसमें एक पक्ष शैलेंद्र का, दूसरा पक्ष राजेश गुप्ता का,
इन पे आपस में मारपीट हुई है, जिसमें राजेश गुप्ता के पक्ष द्वारा शैलेंद्र पे गोली चलाने का भी आरोप है और इसमें शीघ्र ही तहरीर प्राप्त की जा रही है। अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। चिकित्सक की परीक्षण हेतु CSC से जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। डॉक्टर से वार्ता में ये बताया है कि इनकी हालत खतरे से बाहर है। थाना क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद की कोतवाली पूरनपुर क्षेत्र से बेहद ही दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां पर बिलहरी गांव में एक युवक ने घर में हुए मामूली विवाद के बाद से फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। युवक का शव गांव के ही शमशान घाट के पास एक पेड़ से लटका मिला, जिससे पूरे इलाके में मातम पसर गया। मृतक के पिता ने बताया कि सुबह घर में खाने को लेकर किसी बात पर मामूली कहासुनी हो गई थी और इस छोटी सी बात पर युवक इतना आहत हुआ कि उसने घर से निकलते समय परिजनों से कहा कि मैं जा रहा हूं, अब ट्रक की हेल्परी का काम करूंगा। और परिजनों को अंदाजा भी नहीं था कि युवक के मन में क्या कुछ चल रहा है। वीरू सुबह घर से निकला, लेकिन दोपहर तक उसका कोई भी सुराग नहीं मिला और तकरीबन 2 बजे के आसपास ग्रामीणों ने बिलहरी गांव के शमशान घाट के पास एक पेड़ पर युवक का शव लटका हुआ देखा। सूचना मिलते ही मौके पर परिजन पहुंचे, जिसके बाद से उनके होश उड़ गए। 20 साल के जवान बेटे को इस हाल में देखकर परिवार में कोहराम मचा हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जिसके बाद से पुलिस ने शव को पेड़ से नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बरेली बार एसोसिएशन के 2 वर्षीय कार्यकाल के लिए चुनावी रण अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। रविवार को छुट्टी का दिन होने के बावजूद भी बार परिषद में जबरदस्त रौनक देखने को मिली। 5 जनवरी को होने वाले मतदान से पहले अधिवक्ताओं के बीच बैठकों, मुलाकातों और रणनीति बनाने का दौर देर शाम तक जारी रहा। चुनाव से ठीक एक दिन पहले रविवार को कचहरी परिषद में प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ साथ चर्चाओं का बाजार भी गर्म रहा। कई वरिष्ठ वकीलों ने चुनावी माहौल पर अपने विचार साझा करते हुए कहा कि इस बार मुकाबला काफी रोमांचक है और मतदाता खामोश रहकर प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करने के लिए तैयार है। चुनावी तैयारियों के बीच वर्तमान सचिव दीपक पांडे से भी विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि बार की वर्तमान स्थिति और पिछले कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर अधिवक्ताओं में सकारात्मक सोच है। यही रात अंतिम, यही रात भारी है, एक रात की अब कहानी ये सारी। मैं बरेली से विनोद जोशी, डेली 24 भारत के लिए। कल चुनाव है, बार एसोसिएशन बरेली का बड़ा चुनाव है। 2600 से 2700 वकील जो कि अधिवक्ता हैं वोट डालेंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि नए अध्यक्ष, नए महासचिव बनते हैं या पुराने ही रिपीट होते हैं। देखना दिलचस्प होगा। जुड़े रहिए हमसे पल भर की खबर के लिए। रविवार का दिन है, लेकिन जिस तरीके से कल बार का चुनाव है, वरिष्ठ अधिवक्ताएं आज की डेट में भी आज आए हुए हैं कचहरी। कैसा माहौल है चुनाव के प्रति? बढ़िया है। कौन कौन लग रहा है इस बार? जो जीते हैं वो जीतेंगे। जो जीते हैं वो ही जीतेंगे। भाई साहब, कैसा है आज संडे वाले दिन? माहौल बढ़िया है और मतदान कल होगा और अच्छा मतदान होगा। जिसने अच्छे काम किए होंगे उसे विजय मिलेगी। देखिए आज रविवार है, लेकिन रविवार वाला दिन आज कचहरी में नहीं लग रहा है। कल चुनाव से पहले सरगर्मियां बहुत तेज हैं, क्योंकि यही रात अंतिम, यही रात भारी। बहुत बढ़िया माहौल है। क्या लग रहा है? चुनाव में सरगर्मियां तेज है और दीपक पांडे से टक्कर जिसकी भी है और दीपक विजयी हो रहे हैं। और अध्यक्षी का क्या है? अध्यक्ष त्रिकोणीय मुकाबला है। भाई साहब, क्या है माहौल? इस समय चुनावी माहौल चल रहा है और अध्यक्षीय त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा जैसी संभावनाएं हैं और सचिव पद में दीपक के आगे अभी कोई भी नहीं चल रहा है। देखिए जिस तरीके से देखा जा रहा है, दीपक पांडे जो कि बरेली कॉलेज के शासन उपाध्यक्ष भी रहे हैं और मध्यावर्ती चुनाव में चुनाव जीते हैं, उनका जो लोग बता रहे हैं कि चुनाव बहुत मजबूत है और मजबूती से लड़ रहे हैं और संभवतः वो इस बार फिर से सचिव बनेंगे। जीतने के बाद पहली आपकी क्या कोशिश रहेगी? देखिए, अगर मुझे जैसे मेरे पूर्व में इलेक्शन में जो साथियों ने मुझ पर विश्वास जता के मुझे वोट देकर के जिताया, वो भी वैसे ही माहौल है, उससे अच्छा माहौल है इस बार। और मुझे पूर्ण विश्वास है, मेरे साथियों का आशीर्वाद, मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद और मेरी मातृशक्ति का आशीर्वाद मेरे साथ है और वो मुझे फिर जिता करके भेजेंगे। जब मैं जीत जाता हूँ उनके आशीर्वाद, उनके आशीष से, तो मैं अधिवक्ताओं के हित में जो लगातार कार्य कर रहा था, चाहे उनकी प्रशासन से हो समस्या, चाहे शासन से हो और चाहे वो यहाँ के निजी जो दैनिक चर्या के जो दिक्कतें हैं उनकी समस्या हो, उनको तत्काल प्रभाव से निस्तारित करने का प्रयास करूंगा। किसी भी अधिवक्ता साथी का मान सम्मान से खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। उनका मान सम्मान से खिलवाड़ यदि होता है तो उसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े उस हद तक जाऊंगा। और इसके लिए मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ जो अधिवक्ता समाज है, जो ये चैम्बर्स को लेकर के परेशान होते हैं,
कुछ ऐसी अनियमितताएं रही पूर्व के कार्यकाल में जो अब नहीं रहेंगी। अच्छा सदन चुन करके आएगा, अच्छे कार्य किए जाएंगे, चैम्बर का आवंटन का प्रयास रहेगा और होगा। खाली खोखले वादे करने के लिए इसलिए मैंने कोई भी घोषणा पत्र जारी नहीं किया है, क्योंकि कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। जो कह रहे हैं वही करेंगे और उनके लिए चैम्बरों का आवंटन करेंगे। स्वास्थ्य सबसे मूलभूत समस्या दूसरी है, चैम्बर प्रथम चैम्बर और दूसरी है स्वास्थ्य की। उनके स्वास्थ्य के लिए कोशिश करेंगे कि कोई भी उनके साथ दिक्कत ना आए, इसको लेकर के उनके लिए कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से उन्हें मदद मिल सके। आपने देखा होगा कि मैंने पूर्व में जो हमारी धनराशि मृत्यु पर दी जाती थी, उस मृत्यु पर दी जाने वाली साथी अधिवक्ताओं की धनराशि को हमने बढ़ा करके 25,000 से बढ़ा करके 50,000 मेरे द्वारा किया गया, मेरी कमेटी के द्वारा किया गया। और जो बीमार वाले हैं उनके लिए भी ये धनराशि को बढ़ाया जाएगा आगामी में, जिससे उन्हें समस्याओं का ना करना पड़े। और जो चीजें भी हैं वो आपके सब सामने हैं, आपके समक्ष हैं। हम कोई भी चीज ऐसी नहीं करेंगे जो बार अहित में हो, जैसे पूर्व में पदाधिकारियों द्वारा बार का अहित किया गया। अब ऐसा कोई भी सदस्य ऐसा नहीं होगा और जनता उन्हें तिरस्कार करेगी, उन्हें नहीं चुन के भेजेगी जो भी बार विरोधी गतिविधियों में पाया जाएगा, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं। बार हित में सर्वोपरि मेरा हित रहेगा और बार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, बार के सम्मान को बचाने का कार्य। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।